अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन 14 लेक्चर नंबर 6 है हमारा उस्ताद जी वाली फ़िज़िक्स के रिलेटेड वाला। अच्छा, इसमें हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में भी ये हमने पढ़ा। अब ये MCQs 14 क्या कहता है, इसको देखते हैं कि इन डबलिंग द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मास, यानी इन डबलिंग द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मास, द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वैल्यू। ये मेरे ख्याल से कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं इसको ज़रा रीचेक मारता हूँ, एक मिनट। MCQs यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि इन डबलिंग द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मास, द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वैल्यू। क्या मतलब है, मेरी तो समझ से बाहर है। ये को उसने मेरे ख्याल से हमें छोड़ दिया, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है ना, इसको स्किप करो। नेक्स्ट है जी हमारे पास फीदर एंड अ लेड बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट इन वैक्यूम ऑन द मून। अब आपने फीदर एक है, लाइट वेट है, लेड बॉल है, हैवी वेट है, और ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट इन वैक्यूम में आपने ड्रॉप किया ऑन द मून, मून पर। द एक्सेलरेशन ऑफ द फीदर इन, तो लाजमी सी बात है बेटे कि एक्सेलरेशन जो है इनका ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो चूँकि आपके पास दोनों पर सेम होगा, तो इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगी। द सेम एज दैट ऑफ द लेड बॉल, ये दोनों का मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, सी वाला है आंसर, क्योंकि वैक्यूम में कोई फ्रिक्शन नहीं होती। 15 के बाद अगला जो टॉपिक है दैट इज़ फोर्स एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ये बेटे एक फोर्स और इसके इफ़ेक्ट्स में कुछ न्यूमेरिकल हैं, इनको हम देखते हैं। अ कार ऑफ mass 800 kg is being driven along a level road. The engine supplies a forward force of 3600 Newton and the total resistive force is 2000 Newton. What is the acceleration of the car? तो बहुत आसान है, 36 फॉरवर्ड जा रही है ना, तो जो उसकी फ्रिक्शन है, रोड की फ्रिक्शन कह लें, इंजन के अंदर मूविंग जो आपके पास पुलीज़ हैं उनकी फ्रिक्शन चेक कर लें, जो भी जितनी भी टोटल ड्रैग, एयर ड्रैग को कंसिडर कर लें, ये कुल मिला के 2000 ये बनेगा न्यूटन। तो 36 माइनस 2000 से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1600 न्यूटन। 1600 न्यूटन की फोर्स है और 800 केजी पे आपने वो लगाना है बेटे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी मैं ये निकाल देता हूँ, F इज़ इक्वल टू एम ए, तो A विल बी इक्वल टू F ओवर, सॉरी 800 नहीं, हम इसको ये लिखेंगे F ओवर M विल बी इक्वल टू A। अब फोर्स है जी 1600 न्यूटन, 800 जो है वो किलोग्राम ये है, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 8 वन और 8 टू, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। ये ऑप्शन 1 ठीक है, चेक करो ज़रा। ये है बेटे, सर ये एक आपने सेकंड, एक सेकंड, मुझे बुक लानी पड़ेगी, इसके ऑप्शन नहीं मेरे पास। अच्छा बेटे ले आए। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसको रिपीट शॉर्टली कर देता हूँ कि गाड़ी है उस पर जो फोर्स लग रही है ना, ये फारवर्ड से, वो है 3600 न्यूटन। अब इस पे ज़ाहिर है एयर भी होगी नीचे, उसको रुकावट भी मिलेगी, तो ये जो वापसी की उल्टी फोर्स इस पे लग रही है 2000 न्यूटन है। जाहिर सी बात है, तो नेट जिस स्पीड से गाड़ी को आगे जाना है वो है, इन दो को माइनस कर लें तो 3600 न्यूटन माइनस 2000, तो यहाँ पे आपके पास 1600 न्यूटन नेट फोर्स रह जाएगी जिसने गाड़ी को आगे मूव कराना है। और यही बात है कि आपके पास फिर गाड़ी जो है वो आराम से आगे की तरफ मूव ऑन करती है। ओके, ये मैंने
मैंने इसका ज़रा कर्सर बड़ा किया ताकि जल्दी से रेज हो जाए। तो बात हो रही थी कि ये फिर उसमें एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला, तो ए जो होगा वो क्या होगा 1600/2, सॉरी 800। तो इस तरीके से आप इन दो को डिवाइड करने से वो अलग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास कि रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ अ 3 किलोग्राम बॉडी फ्रॉम 0.75 मीटर पर सेकेंड टू 0.25 मीटर पर सेकेंड इन 0.02 सेकेंड विल बी। सबसे आसान तरीका, गिवन डाटा लिखो, हम चलते हैं इसी न्यूमेरिकल पे। ये देखें बेटे, वेट ऑफ द बॉडी जो है मैस आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले ये आपने लिख लिया, फिर ये उसकी इनिशियल स्पीड थी, ठीक है। फिर आपने इसको ब्रेक लगवाई और 0.25 मीटर पर सेकंड तक ले आए। टाइम कितना लगा? 0.02 सेकेंड। वो कह रहे हैं रिटार्डिंग फोर्स कितनी होगी टू रिड्यूस द जो वेलोसिटी चल रही है वो क्या होगी। तो भाई हम उसको कैसे निकालेंगे, ये आपके पास है सिंपल। रिटार्डिंग फोर्स हमें नहीं पता। सबसे पहले तो हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, और वो हम कैसे निकालते हैं, ये अभी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पीछे पढ़ी है कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें ए नहीं है तो ए को अलग कर लें, ए टी को इधर ही रखें आप, उधर क्या हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी करें इधर भी और इधर भी, तो ए का फार्मूला निकल है। ये तो आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला था। एक्सेलरेशन आपने जब फाइंड आउट कर लिया, जो कि ये रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेशन होगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें पता है फोर्स, तो एक्सेलरेशन ये है, तो फोर्स किसकी इक्वल होगी m इंटू ए। ये बड़ा पुराना सा फार्मूला है और बहुत ही बेसिक फार्मूला है। तो इसको आप अप्लाई करेंगे, एफ विल बी इक्वल टू एम ए। 3 इंटू -25, तो ये 75 माइनस का, यानी कि अपोजिट रिटार्डिंग फोर्स 75 न्यूटन की लगेगी। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी फोर्स जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो बी ऑप्शन ठीक है, चेक करो ज़रा। जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं बेटे कि अ बैलून इज एक्टेड अपॉन बाय द 3 फोर्सेस। वेट एक जो डाउनवर्ड होता है, अप थ्रस्ट उसको ऊपर मूव करवाने वाली, एंड द साइड वे फोर्स ड्यू टू द विंड एज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम है, विंड की वजह से इधर 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ऊपर 10,000 न्यूटन की है और नीचे 9,000 की है। तो ओवरऑल 1,000 की लगेगी। देखो राइट लेफ्ट से इधर उधर होगा, लेकिन ये नहीं है कि उसकी हाइट जाना बंद हो जाए। तो 10,000 ऊपर की तरफ है, नीचे 9,000 है, दोनों का माइनस करें 1,000 का गैप आएगा। तो 1,000 की वजह से ही नेट फोर्स लग रही है। बात समझ रहे हो? जी सर। हाँ, तो दूसरा इसका ऑप्शन बी होना चाहिए मेरे ख्याल से। साहब यही है। ये बी है। हाँ देखो ना, ये सीधा सीधा, क्योंकि साइड वाली फोर्स को कोई इतना लिंक नहीं होता, तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटे, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, और वो ये कहता है, यार एक तो हिंदी वाले लोगों को पता नहीं क्या मसला है। पुल ऑफ अर्थ ऑन द मास ऑफ 20 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। भाई अर्थ पर पुलिंग फोर्स कितनी है, जबकि एक बॉडी है जिसका वेट 20 kg है। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी 9.8 से, सिंपल। ये देखें, ये 20 kg 9.8 है, तो एफ जी वेट इज इक्वल टू दिस वन होता 96 आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे आपके पास ये 16 पेज तो हो गया, हम 17 पे चलते हैं। ओके, ये है अ कार ट्रेवल्स ईस्ट, यानी ईस्ट की साइड पे जा रही है, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। द नेट फोर्स ऑन द कार इज। नेट फोर्स जो लगेगी वो कार पे ईस्ट की तरफ होगी, वेस्ट की तरफ होगी, अप होगी या ज़ीरो होगी? आप मुझे बताएं, सोच लीजिए, एक गाड़ी है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, द नेट फोर्स जो उस पर ओवरऑल फोर्स लगनी चाहिए वो ईस्ट की तरफ लग रही है, ऊपर नीचे या वेस्ट की तरफ लग रही है। क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए ये भी सोचें कि गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। आगे हवा की रेजिस्टेंस है वो अपोजिट होगी, वेस्ट में। गाड़ी फिर भी किधर जा रही है? ईस्ट में।
हाँ, तो नेट फोर्स किधर होनी चाहिए? ईस्ट में। हाँ, तो बस इतनी कॉमन सेंस मेरे हैं। ये नेट फोर्स ज़ीरो किधर होगी? ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं एक वैसे तो ठीक है ओवरऑल, मतलब ठीक है कि वो क्या कहते हैं कि ईस्ट में होनी चाहिए। लेकिन बेटे कांस्टेंट जो वेलोसिटी होती है ना, ये बात आप थोड़े सा जहन में रखें, इसने ये ट्रिक यूज़ किया है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। जब भी किसी चीज़ को हम कहें कि वो कांस्टेंट हो गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो बैलेंस है। इसी तरह एक बॉडी अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से विदाउट चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी ओवरऑल, तो उसकी जो है क्या कहते हैं जो नेट फोर्स होगी वो कार की ज़ीरो, इसलिए वो कह रहे हैं। ज़ाहिर है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट तो कार की ईस्ट की तरफ ही होगी। नेट फोर्स जो है वो एक्शन की तो कार की आगे लगती है, वापस वाली जो है वो ड्रैग फोर्स होती है। तो नेट फोर्स जो है वो कह रहा है कि वो ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि अब अगर वो फोर्स आगे की तरफ मज़ीद होती तो गाड़ी स्पीड अप हो जाती, और अगर अपोजिट फोर्स होती तो गाड़ी क्या होती, स्लो डाउन हो जाती। दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जो है वो आपके पास ज़ीरो है। Okay, next है जी क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ कि अ फोर्स 2F acting on a particle of mass 10 kg produces an acceleration of 60 meters per second square। अब एक वो कहता है कि 2F एक F फोर्स नॉर्मल होती है, उसकी डबल फोर्स जो है वो ला करी एक पार्टिकल पे जिसका मैस है 10 kg, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो इतना पैदा होता है 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक फोर्स 5F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल M produces an acceleration of 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द मास ऑफ M? अब बहुत ही आसान है कि आप को जो है ना इसको समझने के लिए एक सिस्टम सिंपल देखें। F इज़ इक्वल टू M में, F इज़ इक्वल टू M होता है। एक मिनट बेटे, मुझे पंखा चला लेने दो, क्योंकि सुबह भी एक तो लाइट का भी इशू था और दूसरा मेरा लैपटॉप ऑटोमेशन पे चला गया था, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और मैंने इसको कम्बल के ऊपर रखा था, इसलिए उसको एहसास नहीं मिल रहा था। हाँ, अच्छा जी, तो बात हो रही थी कैफ इज़ इक्वल टू एम में। तो जब 2F की बात करते हैं इट मीन्स कि 2F विल बी इक्वल टू 2 इंटू एम में। बात समझाइए। ठीक है। अच्छा, अब जो 5F वाला है उसको 5 इंटू एम में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब 5 m की जो फोर्स है ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M एंड एक्सेलरेशन ऑफ 50, उसका एक्सेलरेशन भी उसने बता दिया है। तो हम ज़रा इसको डायरेक्ट उधर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। चलें जी, ये है हमारे पास बॉडी, ये है बेटा उसकी 2F की एक फ़ोर्स है उस पर लगने वाली, और जो मैस है वो 10 kg है। अच्छा, और 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक और केस है जिसमें 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन है, 5 किलोग्राम मैस है, और 5 जो है वो F उसके ऊपर फोर्स लग रही है। अब वो कह रहा है कि नोट दीज टू केसेस आर द इनकंसिस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, F की वैल्यू निकालेंगे 1 केस से और पुट कर देंगे 2 में, सिंपल। अच्छा, अब क्या होता है बेटे कि इसमें केस 1 पे ज़रा जाएं, तो 2F इज इक्वल टू एम ए की इक्वल उसने लिखा हुआ है कि ये ओवरऑल जो फोर्स है वो 2F की इक्वल है, हमने 2F लिखा। फिर अगर सिंपल फोर्स की बात करते तो 2ma की इक्वल होता, लेकिन उसने बताया हुआ है कि इट सेल्फ उसकी वैल्यू 2F है, यानी असल फार्मूला वही वाला है F इज इक्वल टू एम ए वाला, और ये एम ए वाला फार्मूला जो है रिप्लेस हुआ है फोर्स, इसमें F की जो वैल्यू है वो 2F की इक्वल आती है। तो हम F निकालते हैं तो वो 300 न्यूटन हमारे पास आ जाती है। ओके, ये जो F निकली हमने आगे इसी F को पुट करना है केस 2 के अंदर, जब 5F है। तो अब हमारे पास टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, उसी F का 5 टाइम्स हो गया, तो उसी 300 को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 1500 न्यूटन। अब हमारे पास फोर्स आ गई। अब एक्सेलरेशन भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो आराम से हम m की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, और वो F इक्वल टू ये वाले फार्मूले से हम निकालें, ठीक है। और ये जब निकालते हैं तो ये 30 kg मैस आ रहा है ऑब्जेक्ट पर। कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक समझ आइए ना। जी समझ आई। अच्छा, जब हम बात करते हैं वर्क की, किधर क्या भी
वो कहते हैं द एंगल बिटवीन एफ एंड ए इज़ ऑलवेज, हमेशा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, मसलन इसकी मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि अगर ये गाड़ी है, ये इधर जा रही है, आपने यूँ धक्का लगाया है, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। लेकिन अगर आप इसको पीछे की तरफ खींचते हैं, फोर्स बैकवर्ड लगती है, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेलरेशन होगा वो भी बैकवर्ड होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन और फोर्स होगी उसी तरफ डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। हम इसको देख लेते हैं, यानी ज़ीरो एंगल का होना चाहिए ना, सेम डायरेक्शन का मतलब यही है, यही ऑप्शन। जी सर। नेक्स्ट है बेटे कि इफ़ क्वेश्चन पे जाते हैं यहाँ। इफ़ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर्स पर सेकेंड पेनिट्रेट द वुडन ब्लॉक अप टू 6 सेंटीमीटर। अब एक वुडन ब्लॉक है, उसमें पेनिट्रेशन होती है विच इज़ 6 सेंटीमीटर। देन द एवरेज फोर्स जो इम्पोज्ड बाय द क्या कहते हैं ब्लॉक विल बी, तो वो फोर्स कितनी लगी हमारा, ये उसकी पेनिट्रेशन से कोई कंसर्न नहीं है। हमारे पास वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड और ये उसका मैस बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हम कर सकते हैं बेटे, हम एक्सेलरेशन पहले निकालें और फिर हम उसको एफ इज इक्वल टू एम ए वाले में जाके डालें, ठीक है ना, और यही काम करना होगा। ये देखिए बेटे, हमारे पास वो 5 ग्राम है तो हमने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया पहले, तो ये सबसे पहली बात है कन्वर्जन करनी है। तो आई 100 मीटर पर सेकंड है और जब उसने बुलेट में आगे जाके जा फंसी है किसी जगह पर वुडन ब्लॉक के अंदर, तो ऑटोमेटिकली स्टॉप होगी, तो वी एफ 0 हो जाएगा। और जो एस है ना डिस्टेंस, वो उसने बताया 0.6 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 0.06। अब हम पहले तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, वही इक्वेशन इस वाली से वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई से निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस गिवन है। अगर टाइम गिवन होता तो हम टाइम वाली अप्लाई करते हैं, फर्स्ट अब क्या होता है कि यहाँ से एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया जो कि रिटार्डेटिव एक्सेलरेशन होगा, और फिर लास्ट में हमने एम ए में पुट कर दी और 416 न्यूटन की फोर्स जो है ये आपके पास ऑलमोस्ट 17 न्यूटन। चेक करो ध्यान से। जी सर सही है। समझ भी आ रहा है ना बेटा, जिस पे नहीं समझ आना तो फ़ौरन बताना ना, ये ना हो फिर हम परेशान हो पुरानी चीज़ों को लेकर। जी सर बता। ओके, नेक्स्ट है आपके पास बेटे, किधर गया यार, हाँ ये अ फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेट करता है वो। देखो आपने एक फोर्स वेक्टर अप्लाई किया है किसी भी मास के ऊपर, आपने फोर्स लगाई है सिंपल, और उसके अंदर एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का मास क्या होगा, ठीक है। अ फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास इज रिप्रेजेंटेड एज एंड एक्सेलरेट्स विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। असाइनमेंट को छोड़िए एक बार, ये फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास इज रिप्रेजेंटेड एज क्या, एज एन एक्सेलरेशन। अच्छा, फोर्स वेक्टर को ही उसने एक्सेलरेशन के तौर पर ले लिया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, अंडरस्टैंड। अब वो कह रहा है कि ये एक फोर्स वेक्टर है, यानी एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन और मास आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों किस केस में हो सकता है, जब आपके पास एम जो है वो 1 किलोग्राम हो मेरे ख्याल से। तो ये मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, इसलिए ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा इशू आ रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास आंसर गलत है। वेट बेटे अजान हो जाए। ये है हमारे पास क्वेश्चन 10 बेटे, ये आपको मैंने समझा दिया, रिपीट कर रहा हूँ कि 2 किलोग्राम मास है, 8 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये क्या करता है, किसी तरीके से हम इसको फोर्स लगाते हैं और ये रेस्ट में आ जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, और 4 सेकंड में ये सारा काम हो रहा है। तो गिवन डाटा हमने लिख ली, इनिशियल वेलोसिटी
8 मीटर पर सेकेंड भी एफ इज इक्वल टू 0, मैस इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, टाइम 4 सेकेंड। अब हम इस सारे गिवन डाटा से डायरेक्ट फोर्स नहीं निकाल सकते, तो हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थोड़ा सा रीअरेंज किया गया, बाकी कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद एक्सेलरेशन आया जो कि डिसेलरेशन होगा क्योंकि अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। और फिर हम वैल्यू पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए के अंदर, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको फोर्स भी निकलेगी बेटे। दैट्स ऑल। आगे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 11 कि व्हेन यू स्टेप ऑन द एक्सेलरेटर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर कार, द फोर्स दैट एक्सेलरेट्स द कार इज़। अब वो फोर्स जो कार को एक्सेलरेट करती है, द फोर्स ऑफ योर फुट होती है, नहीं फुट की तो नहीं होती है फोर्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, नहीं फ्रिक्शन तो उल्टा रोकेगी गाड़ी को। द फोर्स ऑफ द इंजन ऑन द ड्राइव शाफ्ट, ये बात समझो अंडरस्टैंडेबल है। द नॉर्मल फोर्स ऑफ द रोड ऑन द टायर, ये भी नहीं है, तो सी वाली ऑप्शन ठीक है, सिंपल सी बात है। 11 का सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। एक मिनट, ये गलत लिखा हुआ है बी ऑप्शन, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द रोड। हाँ वैसे किसी हद तक ठीक तो है ये भी, लेकिन द फोर्स ऑफ इंजन ऑन द ड्राइव शाफ्ट ये भी सही है। देखो ना बेटा, इसने पता है किस पर्सपेक्टिव में लिखा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि अगर गाड़ी की फ्रिक्शन ना हो रोड के साथ तो वो तो स्लिप होती रहेगी उधर ही, तो इस वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है क्योंकि उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम ब्रॉडर सेंस में एक ये भी लेना कि फ्रिक्शन फोर्स को रुकावट डालती है और इंजन की फोर्स होगी जो शाफ्ट को घुमा सकती है, तो मेन कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सी वाला ठीक है। ज़रा चेक करें पीछे आंसर कौन सा है। दोनों ही सही है, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव मैंने समझा दिया कि अगर उस पर्सपेक्टिव से लेंगे तो उधर से। ये वैसे वेग सा क्वेश्चन है, ऐसे क्लियर ऑप्शन कौन सा ए है सर, ए। कौन सा ये बनता है? फुट ऑन द एक्सेलरेटर ए बनता है सर, यस। मेरे बच्चे, आप ऐसे बंद गाड़ी के ऊपर अगर आप एक्सेलेटर पे फुट दबाएं तो फिर तो नहीं चलेगा। ये तो एवं ही कहानी हुई ना। फिर अब सर और आज इन्होंने गलत लगता है करवा दिया होगा क्योंकि C13 का है, C13 का है, 13C है। अच्छा, और 12 कौन सा है? 12A है। नहीं नहीं, 11 हम पढ़ रहे हैं। नहीं 11 का C है, 11 का C है। मुझे तो लगा हम सी 12 है पे। ना, इंजन वाला है ना, वही इंजन शाफ्ट वाला है। ठीक है मेरा, हाँ ठीक सॉरी है ना, सर। ओके। जी सर, जी सर। अब हम चलते हैं बेटे, टू बॉडीज़ अनइक्वल मैस है, दो बॉडी हैं, एक का मैस दूसरी से कम ज़्यादा है। प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, आपने रेस्ट में उसको रखा हुआ है किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। एक्टेड ऑन बाय इक्वल हॉरिजेंटल फोर्स, अब बराबर हम हॉरिजेंटल फोर्स लगा रहे हैं फॉर इक्वल टाइम्स, यानी दोनों को 5 मिनट लगाते हैं, 1 सेकंड लगाते हैं, दोनों को इक्वल टाइम की फोर्स लगती है। जस्ट आफ्टर 3 फोर्सेज आर रिमूव, सॉरी दीज फोर्सेज जैसे ही रिमूव की जाती हैं, दीज फोर्सेज, द बॉडी ऑफ ग्रेटर मैस विल हैव, क्या, जैसे ही वो फोर्सेज हटाएंगे तो बॉडी जो बड़े वाली होगी उसका ग्रेटर एक्सेलरेशन होगा, स्मॉलर एक्सेलरेशन होगा, स्मॉलर मोमेंटम होगा, स्मॉलर मोमेंटम भी नहीं होता, ग्रेटर मोमेंटम भी नहीं होता, ये स्मॉलर एक्सेलरेशन होगा ए वाला या फिर डी वाला। डी वाला ये है कि अगर बॉडी चल पड़ती है इन केस, फोर्स और इक्वल टाइम, मेरे ख्याल से ए वाला ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। फोर्स बड़े वाले की थोड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली उसका वो भी कम होगा, एक्सेलरेशन भी। क्या कहते हैं? हाँ ये स्मॉलर एक्सेलरेशन ये तो बता रहे। हाँ बेटे, जी सर। ऑप्शन कौन सा है? ए वाला ठीक है ना 12 का? जी जी ए ही है सर। ओके। 13 में है जी, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस, 5 न्यूटन की फोर्स है वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है, यानी ऊपर से नीचे। इट्स कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस इज, अब एक्स के अलोंग उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? वाई के ऊपर जो है वो
कौन सी फोर्स लग रही है उसकी? 5 न्यूटन की। तो एक्स के लॉन्ग 0 होगा, सिंपल। आई थिंक यही होना चाहिए, 0। हाँ 0, देखें ना। क्यों बेटा? क्योंकि वो जो बता रहा है ना, वो यूं करके इसको कंसीडर करें, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लगती जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, इसके नीचे एग्जैक्ट आपका एक्स इधर उधर होता है, इसके नीचे एग्जैक्ट 0 होगा, तो ये 0 होना चाहिए बात समझे? जब वाई की जस्ट वैल्यू होती है तो एक्स विल बी 0 एट दैट पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है द नेट फोर्स इन द डायग्राम। अब नेट फोर्स कौन सी होगी इस डायग्राम के अंदर? सबसे पहले बेटे आप लोग डायग्राम को गौर से देखिए। ये जो डायग्राम है इसके दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। मोटा हिसाब करें तो 7 + 2 राइट साइड पे लग रहा है 9, और 3 और 4 जो है ये 7 मिलके लेफ्ट साइड पे लग रहा है, तो ओवरऑल 2 न्यूटन की फोर्स जो है वो राइट साइड पे लगनी चाहिए। ये 2 न्यूटन टू द राइट, यही है मेरे ख्याल से सी ऑप्शन होना चाहिए। जी सी। बस सही है, ये मोटे मोटे हिसाब किए, समझ आई है ना कैसे किया उसने? यस सर। हाँ बस बेटे आपको ये पता होना चाहिए। ये देखो ना, राइट साइड वाली फोर्सेस कौन सी हैं? 2 + 7 9। लेफ्ट वाली कौन सी है? 3 + 4 7। तो 9 - 7 करेंगे तो राइट साइड पे जाएगा, क्योंकि राइट की फोर्सेस ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा है? 2 यूनिट्स, तो 2 न्यूटन आ जाएगा, सिंपल। ओके, इसके बाद बेटा हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं और मेरे ख्याल से क्लास को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया। फिर अगर कहेंगे तो उसके बाद पढ़ लेंगे। नहीं सर, फिर अब बस इधर ही ख़त्म कर दें हाँ अब। ये इधर करते हैं, और फिर हम कल से इंशाल्लाह केमिस्ट्री शुरू करते हैं 2-3 दिन, जब तक मेरे पेपर्स नहीं हैं, ठीक है ना? तो आफ्टर दैट हम फिर फिज़िक्स को जंप करेंगे इंशाल्लाह। इतने दिनों में ना आप ज़रा फिज़िक्स को एक बार प्रैक्टिस करो यार, इन चीज़ों की जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाता है जी 2 फोर्सेस, वन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 न्यूटन एंड द अदर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं जी, एक की मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, दूसरी की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर विच ओरिएंटेशन ऑफ द फोर्सेस shown in the diagram is the magnitude of acceleration of object is least। यानी वो कह रहा है कि ये अप्लाई तो कर दिया गया, कौन सी ओरिएंटेशन फोर्सेस की हो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लीस्ट, तो सबसे कम होगा एक्सेलरेशन। तो कौन सी फोर्स होगा, कौन सा तरीकाकार हो बेटे कि जिसमें सबसे कम होना चाहिए एक्सेलरेशन? अपोजिट लग जाए तो 2 न्यूटन की नेट फोर्स मिलेगी, और ये वाला तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ये नहीं हो सकता, ये भी आई थिंक नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ये पहले वाला केस ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन सबसे कम होगा, ये वाला। चेक करें ज़रा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है। ओके, तो द लॉज ऑफ मोशन, आई थिंक ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ न्यूटन के जी सर, खत्म है। और फिर डिस्प्लेसमेंट एंड जो टाइम ग्राफ है, ये थोड़े टेक्निकल चीज़ें हैं और ये समझने वाले, मेरे ख्याल से ये नहीं आएगा यार, इसको छोड़ दो। अच्छा सर, अब आज की क्लास तो ख़त्म हो गई है ना? हाँ आज की ख़त्म हो गई है, चले, नहीं तो अगर करना हो तो बाद में कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है पर ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देगा वो लिखने वाले, पेपर बनाते ठीक है सर। ओके।